हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो यह है ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये क्या है? ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था जो हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, किसने खोज किया था। ठीक है ना। हड़प्पा के कौन कौन से स्थल की खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ये सभी बातें मैंने बता दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बैच हमारा जो है ये है नेक्स्ट टॉपर 2026। तो एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं 2026 में टॉपर, तो ये बैच आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है ना। बस एक चैप्टर मुझसे पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर नहीं बने तो मुझे बताइएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये पहला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इसका ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और A4 साइज में भी मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एकदम पेड बैच वाली सुविधा मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम आगे की बात। तो आगे हमारा जो है ये है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों का विवरण। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विभिन्न नगर का जो खोज हुआ था, ये कब हुआ था, ये कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने किया था, और ये किस नदी के किनारे स्थित है। इससे रिलेटेड कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैंने सारा नहीं लिया है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को लिया है चुन करके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। पहला और दूसरा तो आप लोगों को पता होगा, जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर का खोज हुआ था। हड़प्पा पूछेगा कहाँ है, तो पंजाब के, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी पता होगा, रावी नदी के किनारे। और किस जिला में है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा। ठीक है। उसके बाद इसका खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी। ठीक है। दूसरा जैसे हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो शहर है इसका खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। किसने किया था, तो याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसको सिंधु भी रहता है, सिंधु नदी है। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद पूछेगा ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। और ये लड़काना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो इतना जो है शहर आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे सुतका गेंडोर का खोज हुआ था 1927 ईस्वी में। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान में। ये दास्क नदी के किनारे स्थित है और मकरान जिला में पड़ता है। इसकी खोज जो है आर्डेन स्टीन ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला जो शहर है ये है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो का खोज पूछा जाएगा जो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाइएगा, तो NG मजुमदार जो है ये चनहुद्रो का खोज किए थे। चनहुद्रो पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सिंध नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट है ये रंगपुर सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, ये गुजरात में है। ठीक है ना। गुजरात के काठियावाड़ जिले में। बस इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट उसके बाद है कालीबंगान। तो कालीबंगान कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ब्रजवासी लाल जी के द्वारा जो है कालीबंगान का खोज हुआ था। ब्रजवासी लाल के द्वारा कालीबंगान का। उसके बाद है रोपर का खोज जो है ये भी 1953 में किया गया था। ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और इसका खोज जो है याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला शहर है ये है लोथल। हालांकि लोचल लिख दिए हैं, तो याद रखिएगा ये शहर का नाम है लोथल। ठीक है ना। क्या है, लोथल। तो लोथल का खोज 1957 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो याद रखिएगा SR राव जो है ये लोथल का खोज किए थे। लोथल जो है गुजरात में है, याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे।
लोथल जो है बंदरगाह वाला शहर था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। जो गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा लोथल से। लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था, ठीक है। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे जो किस शहर से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये आगे हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा है आलमगीरपुर, जिसका खोज 1958 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ये भी यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। तो यज्ञदत्त शर्मा जी 2 खोज किए थे, याद रखिएगा। एक हो जाएगा आप लोगों को रोपड़ और दूसरा है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, और इसका जिला है याद रखिएगा मेरठ। तो ये सारा का सारा पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम याद रखिएगा आर्ट्स वाला, ARTSWALLAH और लास्ट में 07 लगा दीजिएगा। ये सर्च करके आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे प्रत्येक क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा मिल जाएगा, सेम टू सेम। आप लोगों को क्या करना है, तो कॉपी में छाप लेना है इसी प्रकार से, और इतना का एकदम समझिए माइंड में फिगर बना लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का काल। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर जो है विभिन्न इतिहासकारों में या विभिन्न विद्वानों में जो है आपस में मतभेद है। मतलब सभी अपने अपने अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे अधिक मान्य है यह है, याद रखिएगा, कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर क्या निर्धारित हड़प्पा सभ्यता का काल। यहाँ भी वही लिखा गया है, जो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या है, मतभेद है। मतलब सब एक मत नहीं है, सभी अपना अपना मत देते हैं, जो इसका काल ये हुआ होगा, इसका काल ये हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन उस सभी में जो सबसे अधिक मान्य है यह है कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर के द्वारा। तो इन दोनों के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये काल आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एकदम भी है, इसका आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 मेथड जो है ये क्या है, ठीक है। ये लघु उत्तरीय में पूछा जा चुका है, मतलब कई बार, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाएगा जो कार्बन 14 विधि क्या है या कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या बोला जाता है, कार्बन 14 विधि। कोई भी वस्तु का जो हम तिथि निर्धारण करते हैं, मान लीजिए ये कलम है, कहीं से हमको ये खुदाई के बाद मिला, तो इसका जो हम वैज्ञानिक तरीके से उम्र निर्धारित करेंगे ना, जो ये 500 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है, तो इसके उम्र निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग बोलते हैं कार्बन 14 विधि, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा इस विधि की खोज पूछेगा किसने किया था, तो अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री थे जिसका नाम था BF लीबी। पूछेगा कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, तो अमेरिकी रसायन शास्त्री BF लीबी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में, ठीक है। सिंपली याद रख लीजिएगा जो कार्बन 14 विधि क्या है, तो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसकी खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो ये तो सिंपल बायोग्राफी समझिए एक प्रकार से कार्बन 14 विधि का हो गया। ये वास्तव में है क्या, तो याद रखिएगा कार्बन 14 विधि के अनुसार जो है किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में जो है कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगता है। इस प्रकार जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है ना। सिंपली याद रखिएगा कार्बन 14 विधि पूछेगा क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को बोला जाता है कार्बन 14 विधि, ठीक है। इस विधि की खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी के द्वारा किया गया था। इस विधि में जो है याद रखिएगा कोई भी जीवित वस्तु जो होती है उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है या विनाश हो जाती है तो कार्बन 12 जो है फिक्स रहता है और कार्बन 14 जो है निरंतर उसका क्षय होता चला जाता है।
तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह पदार्थ उतना ही प्राचीन माना जाता है। प्राचीन का मतलब पुराना, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, यही हो गया हमारा कार्बन 14 विधि, ठीक है ना। ये भी काफ़ी VVI है, ठीक है ना, मोस्ट VVI कह सकते हैं इसको, एकदम ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, इसका थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन लाइव में, ठीक है। तो आप लोग इतना जो मैं बता रहा हूँ ये सभी आप लोगों को कॉपी में सेम टू सेम नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा, उसी का पार्ट है जो कार्बन के अर्ध आयुकाल पूछा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, हालांकि ये लाइन उसी में आप लोगों को ऐड कर देना है। अगर कार्बन 14 विधि पूछा जाए तो वो जितना नंबर का पूछा जाएगा उतना आप लोगों को कन्फर्म मिल जाएगा। 3 नंबर का पूछा जाएगा तो फिक्स है 3 का 3 मिल जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 का 2 एकदम फिक्स है, मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन की अर्ध आयुकाल जो है ये 5568 ± 30 वर्ष होता है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, जो पदार्थों में कार्बन क्षय होने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है ना। पूछेगा रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं, तो सिंपली याद रखिएगा पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कार्बन 14 विधि हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो बोला जा रहा है जो रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, दाहिना साइड होता है पूरब और बायां साइड हो जाता है पश्चिम। तो बोला जा रहा है रंगनाथ राव के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर है कहाँ, ऐसे में, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो याद रखिएगा ये है 1100 किलोमीटर। तो इतना विस्तार है, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा, एक डेटा बस याद रख लेना है, जो पूरब से पश्चिम तक कितना है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक कितना है 1100 किलोमीटर। उसके बाद मेन जो बात ये है, यहाँ से भी है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछेगा या आकार किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा आप लोग हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कई बार, मोस्ट VVI है, ठीक है ना, इसको एकदम मोस्ट VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो याद रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या लगभग इसको कहीं कहीं दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में तो लगभग याद रख लीजिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इतना आप लोगों को विस्तार है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है ये आप लोगों को चलिए ये हो गया आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता। देखिए ये है जैसे उत्तर में, याद रखिएगा ये उत्तर हो गया, ठीक है ना, ये उत्तर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है, इधर हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर में जम्मू के अरबनूर से लेकर के और दक्षिण में कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा दक्षिण में हो जाएगा नर्मदा नदी तक, ठीक है ना। उत्तर में अरबनूर से लेकर के दक्षिण में कहाँ हो जाएगा नर्मदा नदी। उसके बाद पूरब में जो है मेरठ से लेकर के
पूरब में मेरठ से लेकर के पूरब में याद रखिएगा, पूरब में मेरठ से लेकर के चलिए पूरब में मेरठ से लेकर के याद रखिएगा, पूरब में मेरठ से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक फैला है। तो इतना एरिया में जो है आप लोगों को पता होगा फैला है। ये उत्तर से दक्षिण में पता होगा आप लोगों को 1100 किलोमीटर है लंबाई, और पूरब से पश्चिम में कितना है तो ये भी पता होगा आप लोगों को 1600 किलोमीटर है। इतना एरिया में समझ लीजिए हड़प्पा सभ्यता फैला था। तो ये सभी का सभी PDF आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को सर्च कर लेना है ARTSWALLAH और लास्ट में 07 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपर बैच है। कौन सा है? नेक्स्ट टॉपर, ठीक है ना। और आप लोग अगर पढ़िएगा दिल से तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है 2026 में सपना पूरा होने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो हमारा आ गया, ये आ गया जो इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो है मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित रूप से 12 गुना है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है याद रखिएगा ये मिस्र के सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दीजिएगा तो भी उस दोनों के सम्मिलित रूप से 12 गुना बड़ा है। तो इतना समझ लीजिए बड़ा था क्या हड़प्पा सभ्यता का एरिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विभिन्न नगर था जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़, तो उन सब से जो है कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है ये हम लोग आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्नानुसार सामग्री प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर से निम्नलिखित सामग्री प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए, जैसे बोलेंगे पहला आ गया मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। पहला हमारा शहर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो पहली बात याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और अरे गहरे क्वेश्चन नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 बार पूछा जा चुका होगा कम से कम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये भी अपने आप में काफ़ी VVI पॉइंट है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये दोनों शब्द जो है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसीलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है याद रखिएगा, सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है ना। पूछा जाएगा सिंध का बाग किसे कहा जाता है। भरोसा रखिए आप अपने मित्र में किसी को पूछेगा तो मुश्किल से 5% लोगों को जो है पता होगा, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो के आसपास का जो भूमि था वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था जिसके कारण इसे क्या कहा जाता था तो सिंध का बाग कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो है 1398 मोहरे प्राप्त हुई है। उसके बाद पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है। उसके बाद कांस्य की नर्तकी, नर्तकी मतलब डांस करती हुई लड़की। उसके बाद है हाथी का कपाल। उसके बाद है शिलाजीत। उसके बाद है गाड़ी के पहिए। उसके बाद है हाथी दांत की तराजू और पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं जो है प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट वस्तु था मैंने बस उसी को लिया है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं लिया है। तो जो भी यहाँ ऐड है आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा, 2 से 4 बार रिपीट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। हालांकि जैसे मैं लिखा दिया हूं वैसे सेम टू सेम आप लोगों को नोटबुक में नोट रहना चाहिए। कभी हो सकता है तो मैं आप लोगों को फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे मंगवा सकता हूं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो पहला हमारा मोहनजोदड़ो ख़त्म हो गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद जो दूसरा शहर है यह है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा शहर क्या है तो याद रखिएगा यह है हड़प्पा। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है तो याद रखिएगा यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियाँ, छोटा सा मृण मूर्तियाँ। उसके बाद स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, मतलब एक ऐसा स्त्री का फोटो मिला है, मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से। उसके बाद
RH-37 कब्रिस्तान, ये कई बार पूछा जा चुका है। जो RH-37 कब्रिस्तान जो है ये कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा हड़प्पा से। उसके बाद है लकड़ी का हल, उसके बाद है तांबे की मुहरे, जौ और गेहूं की भूसी, उसके बाद मटर व तिल की खेती आदि का प्रमाण जो है ये मिला है आप लोगों को हड़प्पा से। तो ये आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा के बाद नेक्स्ट जो शहर है ये है चनहुद्रो। चनहुद्रो से क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा चनहुद्रो से सबसे मेन बात जो है ये मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके एक प्रकार का याद रखिएगा मिट्टी का मोती टाइप से बना होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आभूषण के रूप में बनाने का, उसके बाद माला उला बना के जो है पहनती थी वो लोग। तो याद रखिएगा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से मिला है। दूसरी बात अलंकृत हाथी, मतलब सजा हुआ हाथी कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से। उसके बाद है खान, उसके बाद है पीतल की बत्तख, उसके बाद है लिपस्टिक, अभी की महिला सब जो यूज करती है। उसके बाद है तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से 126 किलोमीटर दूर है। चनहुद्रो जो है याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से 126 किलोमीटर दूर है। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है यहाँ का, क्योंकि ये एक बंदरगाह वाला शहर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से जो है फारस की मोहरे कहाँ से मिला है, लोथल से। उसके बाद है धान व बाजरे की खेती के प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। उसके बाद है आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है ना, अबतल चक्की जिसको बोलते हैं ना, इस प्रकार से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये आटा पीसने वाली चक्की अबतल चक्की जो है ये पूछा जाएगा कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा ये मिला था लोथल से। उसके बाद है हाथी दांत का पैमाना, उसके बाद है मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ, उसके बाद 3 युगल सावधान एवं गोदी का बंदरगाह का प्रमाण मिला है। तो मेन लास्ट में याद रखिएगा 3 युगल सावधान, 3 युगल सावधान मतलब 3 जोड़ी को मतलब एक साथ दफनाया गया था। और मेन जो इम्पोर्टेंट है यह है गोदी या जिसको बोलते हैं बंदरगाह, इसका प्रमाण कहाँ से मिला था, तो लोथल से, ठीक है ना। कई बार पूछा जा चुका है जो हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से जो है गोदी का प्रमाण मिला है या बंदरगाह का प्रमाण मिला है, तो याद रख लीजिएगा लोथल से, ठीक है ना। तो लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, मतलब महत्वपूर्ण शहर है हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद नेक्स्ट जो शहर है ये है कालीबंगान। तो कालीबंगान से क्या क्या मिला है, तो बोला जा रहा है यहाँ से अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब जिसमें हम लोग हवन करते हैं, तो वो अग्निकुंड मिला है कालीबंगान से। उसके बाद है बेलनाकार मोहरे, ठीक है, बेलनाकार मोहरे इस प्रकार से बना था। एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस प्रकार से बना था, इसमें जो है विभिन्न जंतुओं का चित्र बना हुआ था। उसके बाद है अलंकृत फर्श, मतलब सजा हुआ फर्श। उसके बाद है तांबे के बैल की मूर्ति। उसके बाद है लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें और मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल। मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल मतलब एक ऐसा मस्तिष्क मिला है जिस पे पता चलता है, जिस पे रिसर्च हुआ है, ठीक है ना, बीमारी का रिसर्च हुआ है, तो वो सब कहाँ से मिला है, कालीबंगान से। उसके बाद है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये जो है मोस्ट वीविया है, ठीक है ना। जो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगान से। उसके बाद भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, ये भी कहाँ से मिला है, तो कालीबंगान से, ठीक है। उसके बाद है बनावली। बनावली में याद रखिएगा यहाँ से चक्राकार अंगूठियाँ, चक्राकार मतलब चक्र के आकार का जो है अंगूठी मिला है। उसके बाद नाक व कान की बालियाँ, नाक और कान में जो बाली पहनते हैं वो भी कहाँ से मिला है, बनावली से। उसके बाद है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है वो भी कहाँ से मिला है, बनावली से। और मिट्टी के बने खिलौने आदि ये सभी कहाँ से मिले हैं, बनावली से, ठीक है ना। तो ये सभी जैसे मैंने आप लोगों को लिखा है वैसे सेम टू सेम नोटबुक में लिख लेना है, 1 से 2 बार रिपीट करना है। हालांकि मैं कहूँ तो जब तक ये चैप्टर चले तब तक आप लोगों को 1-2 बार मतलब पर डे पढ़ना है। जब जितना लिखा जाए कॉपी में उतना जो है प्रत्येक दिन आप लोगों को पढ़ते रहना है जब तक ये चैप्टर चले। आगे भी आप लोगों को सप्ताह में 1 दिन ऐसा निकालना है जिसमें आप लोगों को रिपीट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बनावली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा। हड़प्पा सभ्यता का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, जैसे मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बनाया था। जो ऊपर में क्या हो जाता है, तो ऊपर में पता होगा उत्तर होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिण, दाहिना साइड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पूरब, और बायां साइड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पश्चिम, ठीक है ना।
तो हड़प्पा सभ्यता का सीमा कहाँ तक था? तो उत्तरी सीमा कहाँ तक था? तो सरायखोला गुमला घाटी जो डावरकोटा में पड़ता है, तो ये हो गया उत्तरी सीमा। दक्षिणी सीमा जो है ये याद रखिएगा मालवन, जो कि ताप्ती नदी घाटी या भागवतराव मतलब नर्मदा नदी घाटी, मतलब मालवन जो बताते हैं ये ताप्ती नदी घाटी बताते हैं और भगवतराव जो है ये नर्मदा नदी घाटी बताते हैं। हालांकि आप लोगों को ज़्यादा नर्मदा नदी घाटी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पूर्वी सीमा कहाँ तक है? तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है कहाँ तक है, सिंपली याद रखिएगा आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? तो याद रखिएगा सुतका गेंडोर तक, जो कि मकरान का समुद्री तट है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? तो याद रखिएगा सुतका गेंडोर तक, जो कि मकरान का पश्चिमी सीमा है, ठीक है ना, समुद्री तट, सॉरी मकरान का समुद्री तट है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज हड़प्पा सभ्यता के सीमा तक बता दिया हूँ। अगले क्लास में हम लोग बात करने के हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आप लोग मन दिल से तैयारी कर रहे होंगे और आपका जो सपना है 2026 में टॉपर बनना, उम्मीद करेंगे उसी उम्मीद से आप लोग लगे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, आप सभी को इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा ARTSWALLAH, लास्ट में 07 लगा दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।